हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कृष्णा शिक्षा में। आपका अपना यूट्यूब चैनल। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, जिसमें प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता हमारा विशेष टॉपिक रहेगा। और ये हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना निश्चित हो जाता है। और हम मुख्य मुख्य प्रश्नों की बात करेंगे। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम या हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का काल संभवतः 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व का माना गया है, जिसकी एक विधि होती है कार्बन 14 द्वारा। इसकी एक विशेष पद्धति होती है जिससे कि इसकी तिथि का निर्धारित किया जाता है, जिसे रेडियो कार्बन C14 कहते हैं। तो उसी C14 के द्वारा ऐसा माना गया है कि यह संभवतः 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका काल माना गया है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज की। तो इसकी खोज डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1921 में की थी। और यह जो सभ्यता है आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। और का एक बंदरगाह था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी होदी मिली है। इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह बंदरगाह ही होगा। और हमारा सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था, रोम व अन्य यूरोपियन देशों के साथ इसका व्यापार हुआ करता था। वहीं अगर बात करें इसकी इमारत की, तो यहाँ मोहनजोदड़ो का नगर सबसे बड़ी इमारत है। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से मोहनजोदड़ो से बड़ी इमारत है। वहीं हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थान आज के समय में, आज़ादी के बाद 1947 के बाद गुजरात में खोजे गए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे हवन का कार्य किया जाता था। और वो एक ज़मीन स्तर से काफ़ी ऊपर बने हुए हैं। तो वहाँ पे इनकी खोज हुई है। किसकी? अग्निकुंड की। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है, यानी कि मोहर कह सकते हैं जिसे, जिस पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति बनी हुई है। और उस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हम आगे इस मुद्रा है, मोहर है, उसको देखेंगे। हड़प्पा की मोहरों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी पशु का अंकन है तो वह एक सींग वाले पशु का अंकन है। और वह संभवतः सबसे ज़्यादा पूजनीय भी हो सकता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने घर के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था। वे ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति का अर्थ ये होता है कि आपके घर के दरवाजे मुख्य द्वार की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुला करते थे, जिसमें खिड़कियां भी शामिल होती थी। अर्थात आपका घर है तो आपके घर का दरवाज़ा बाहर की ओर न खुल के अंदर की ओर खोला करता था। और सभी नगर एक व्यवस्थित रूप से समकोण में बने हुए थे, यानी कि सभी सड़कें अपने आप को समकोण में काटती थी। ये ग्रिड पद्धति है। समकोण में मुख्य मार्ग होता था। मुख्य मार्ग से छोटे छोटे मार्ग हुआ करते थे, गलियां हुआ करती थी, जिनकी चौड़ाई संभवतः 2 से 3 मीटर हुआ करती थी। एक व्यवस्थित तरीके से किए गए थे, यानी कि देखा जाए तो प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग का कौशल उस समय लोगों के पास था। यह किसी इंजीनियरिंग के कौशल के बगैर ऐसा करना संभव नहीं था। वहीं अगर सिंधु सभ्यता की फसल की बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि चावल के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से, लेकिन यह उतनी मुख्य फसल नहीं थी जितनी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उस समय गन्ना तो था नहीं, तो गुड़ का उपयोग तो होने से संभव रहा, शक्कर का उपयोग भी नहीं होता था, तो यह शहद का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक अर्थात वह किसी
सांकेतिक चिन्हों से लिखी जाती थी, जिसमें एक चिन्ह होते थे, उसका एक विशेष अर्थ होता था। अब चिन्ह का विशेष अर्थ क्या होता था, वह आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। आज भी हालांकि इसकी खोज जारी है। आगे देखते हैं कि हो सकता है इसे पढ़ने में कुछ सफलता मिले। अगर इसे पढ़ने में कुछ सफलता मिलती है तो संभवतः हमारे इतिहास के और अनछुए पहलू सामने आएंगे। अच्छा, स्पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्योंकि उस समय दो विस्तृत साम्राज्य की राजधानी माना उनने, पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है, क्योंकि उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो बहुत बड़े शहर मान सकते हैं। ये नगरीय व्यवस्था थी वहाँ की, तो नगर थे, बहुत बड़े नगर थे, तो इनको विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। व्यवस्थित तरीके से थे, लोगों के लिए जो आम लोग थे, जो प्रजा थी, उसके लिए नीचे नगर बसा हुआ था। वहीं जो पुरोहित वर्ग हो सकता है या शासक वर्ग हो सकता है, वो नगर से काफ़ी ऊपर रहता था, जिसके किले का काफ़ी ऊंचाई रहती थी और किला चारों तरफ से घिरा रहता था। तो ये नगरीय व्यवस्था थी, ऐसा हम मान सकते हैं। वहीं सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, और उर्वरता की देवी मानने के साथ साथ ही उसकी पूजा करते थे। वहीं सिंधु सभ्यता में शिव पूजा, वृक्ष पूजा, यानी कि प्रकृति के उपासक, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की उपासना करते थे, और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह प्रकृति व शिव के उपासक थे। वहीं सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। क्यों नहीं थे, उसका कारण ये है कि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। उस समय कांसे की खोज थी, तांबे की खोज हो चुकी थी, सोने की खोज हो चुकी थी, पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो लोहे की खोज नहीं थी, इसलिए वो तलवार से परिचित नहीं थे। और सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, युद्ध में उनकी संलग्नता ना के मात्र थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी के उपासक थे, मातृ देवी के उपासक थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद वह समाज मात्र सत्तात्मक समाज हो, क्योंकि वहाँ पे मातृ देवी की मणि मूर्तियाँ मिली हैं, धुनी, हवन, धूप दिया गया है, जिससे वहाँ की मूर्तियाँ काली हो गई हैं, और वह मूर्तियाँ किसी मातृ की थीं, यानी कि स्त्री की थीं। तो ऐसा माना जाता है कि वह शायद मातृ देवी के उपासक थे। सभ्यता में कुंवर वाला सांड सबसे विशेष पूजनीय था। और वहीं दैहिक संस्कार की बात करें तो शवों को दो तरीके से, मुख्यतः दो तरीके से, वैसे तो तीन तरीके थे, लेकिन शवों को मुख्यतः दो तरीके से, जलाने की और दफनाने की, यानी कि ज़मीन में गाड़ देने की प्रथा चलती थी। लेकिन एक प्रथा और थी, जिसमें पहले सबको पशु और पक्षियों का भोजन बनाया जाता था। उसके बाद जो शरीर की हड्डियों का ढांचा बचता था, और एक हड्डी के ढांचे को या तो दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। वहीं आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसकी पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि टेराकोटा ऐसा लगता नहीं है कि प्राचीन इतिहास का उठा हुआ प्रश्न हो, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। वहीं अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। अब हम बात करते हैं कुछ चित्रों की। तो ये वो सभ्यता है, यह वह सभ्यता की लिपि है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें ये स्वास्तिक का चिन्ह है, जो आज भी वर्तमान में प्रचलित है, जो हमें सिंधु सभ्यता की देन माना गया है। अब इन चिन्हों का, सब चिन्ह का कुछ विशेष महत्व होता था, कुछ विशेष संकेत होता था, कुछ विशेष अर्थ होता था, लेकिन इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। खाली सिर्फ एक स्वास्तिक चिन्ह का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका किस उपयोग किसी शुभ कार्य के लिए किया जाता था। और ये एक सिंगी मोहर, जो कि सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता में मिली है खुदाई में,
ऐसा नहीं कह सकते कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु वही वर्तमान में जो मोहर मिली है तो वही सबसे ज़्यादा मिली है। और भी हो सकता है कुछ। ये कूड़वाड़ा सांड जो अत्यंत पूजनीय सांड था। ये अन्य मुद्राएं हैं। ये कांस्य की वो मुद्रा है जो नृत्य नृत्य करते हुए किसी स्त्री की है। और ये वो संभवतः शिव की मूर्ति है जो विशेष पूजनीय थी। ये स्नानागार जैसे आप देख रहे हैं, ये स्नानागार है। तो ये स्नानागार किले के मध्य में होता था और संभवतः इसमें स्नान करके कोई पूजनीय कार्य शुभ कार्य किया जाता था, तभी इसी किसी विशेष अवसर पर इसमें स्नान किया जाता था। और इसके चल कक्ष बने हुए हैं जिनमें सब ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि इनमें नहाने के बाद स्नान करने के बाद वस्त्रों का बदलते होंगे। वहीं ये आप देख रहे हैं, ये किला है। और उसके बाद ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित कुछ चित्र हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। धन्यवाद। कृष्णा शिक्षा में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।